अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। 27 बहुत 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 सारी डिमांडिंग एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। नावल अमान परवरदा, राइटर एस मरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो स्नीक से आपकी जो सस्पेंस है वो बहुत हाई हो चुका होगा, तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। आर्या रूम में आ तो गई, मगर आज पहली बार इससे सो पाना हराम था। हल न कि वो मामू की खुशी से भरी थी, पर न जाने क्यों दारान के बदले रवैये की फांस हल्क में चुभ रही थी। कुछ देर करवटें बदलने के बाद वो दम घुटने पर उठ बैठी। नीम जान सी रोशनी कमरे में रक्सा थी, पुरसुकून सी चुप थी, पर दारिया के दिल में हलचल थी। अभी वो इसी कैफियत में थी जब साइड टेबल पर रखा फ़ोन रिंग किया। दारिया डर कर मुड़ी, इस लम्हा हटें भी जान को आ रही थी। अपने अरकालूद चेहरे को दुपट्टे से पूंछा और पैर मैटर से नीचे उतारे। साइड टेबल पर रखा फ़ोन उठाया जहां प्राइवेट नंबर कॉलिंग दिखा रहा था। दारिया ठटकी, ये कौन हो सकता है? जल्लाद। पहला ख्याल ही मसीहा का आया। डरते डरते कॉल पिक की। मुझे तो लगा कॉल काट दोगी फ्लोरेंस। माहिर शाह की जो हो, अब कॉल पिक कर ली है तो मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें एक बार फिर वर्गलाऊँ। अपने कमरे में टहलता दारान माहिर शाह काफ़ी दिन बाद सिगरेट नोशी फरमाकर आवाज़ को यकसर बदल कर मुखातिब था। किस किस्म के डीठ हो? प्राइवेट नंबर कैसे है तुम्हारे पास? तुम कौन हो? क्या मेरी तरह कोई डिटेक्टिव? कहाँ से पीछे पड़े हो मेरे यार? अब तो मुझे ये भी शक है कि कहीं किसी दुश्मन के नाथ तुम्हें मेरे पीछे लगाया हो। दारिया जो हज़ार कोशिशों से काबू नहीं आती, से मोहब्बत की मार मार कर जकड़ लो। तुम धोखा तो नहीं कर रहे मेरे साथ? ऐसा ना हो मैं माहिर शाह को छोड़कर तुम तक आऊँ तो मुझे स्याही और धुएं के सिवा कुछ ना मिले। दारिया के जवाब को सुने वो दिलकश मुस्कुराया। कुछ देर पहले की हफ्की का वजूद टूटने लगा। सिगरेट जहर लगने लगी। तभी झुककर एस्ट्रे में मसलते मिंट फ्लेवर कैंडी मुंह में लिए चबाई। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी थोड़ा मारूंगा फ्लोरेंस। तुम तजस्सुस और तड़प में रहोगी तभी मुझ तक लौटोगी। तजस्सुस और तड़प ख़त्म, समझो हमारे बीच का कनेक्शन ख़त्म। माहिर शाह यही नाम है ना इसका? कब तक हो इसकी वो मुद्दर मस्त बारी आवाज़ दारिया को आज उदास कर रही थी। पता नहीं, शायद एक माँ। तुम एक यकीन दे दो ताकि मैं लड़खड़ा ना सकूं। कह दो कि मुझसे मोहब्बत करते हो ताकि मैं माहिर शाह के भूल कर भी करीब ना जाऊं। पता नहीं हमारे बीच फासले सिमट रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा लेकिन महसूस हो रहा है। सो प्लीज़ मुझे सच बता दो ताकि मैं खुद को तुम्हारे लिए संभाल लूँ। फिर हम बात नहीं करेंगे ना, तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना। ये सब समेट कर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगी। कह दो प्लीज़। दारिया के खौफ इतने संगीन हैं, ये सुनकर दारान की आंखों में सरूर उतर आया। तो क्या वो भी फासलों के सिमटने की दारान की तरह गवाह है? ये फासला यकीनन दिल का था, उसके बाद जिस्मों का। अगर कहूँ मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे फ्लोरेंस, लेकिन शायद तुम्हारे साथ रहने के बाद हो जाए, तो क्या तुम मेरी ख्वाहिश छोड़कर किस्मत को कबूल कर लो कि माहिर शाह को ये फासले समेटने की इजाज़त दे दो कि तो दारिया के साथ खेल खेलने को बुरा जान रहा था जब से इस लड़की के दिल से मुतारिफ हुआ था। दारिया कुछ देर खामोश रही। खुद से लड़ने जैसी कैफियत थी, दिल पर जैसे किसी ने सिल रख दी हो। शायद हाँ, जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ क्यों आऊँगी? तो जैसा भी है, लेकिन तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है कि छुपता फिरे। शायद उसका पलड़ा भारी हो जाए। तुम सोच लो, मेरी मोहब्बत पाना चाहते हो या नहीं? 30 सेकंड है तुम्हारे पास। वो फैसला कुन हुई। 30 सेकंड क्या किसी की डूबती धड़कनों को बहाल करने के लिए काफ़ी होते हैं? हरगिज़ नहीं। 30 सेकंड दोनों पर क़यामत थे। वो मुनाफिक बनने से खौफज़दा थी और दारान माहिर बिखरने से डर रहा था। हाँ, मोहब्बत हो गई थी मुझे इस लम्हा तुमसे, जब तुम्हें न्यूयॉर्क की एक वीरान सड़क पर अकेले चीखते देखा था। मैंने तुम्हारी ज़ब्त की आखिरी हद से मोहब्बत की फ्लोरेंस। पीछा किया तुम्हारा और फिर रिजाल चुकताई जैसे आदम होर ने जब मेरी फ्लोरेंस की इज्जत पर हाथ डाला तो मुझे सामने आना पड़ गया। मैं खुद को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता था, ऐसा कोई हक नहीं था। तभी अपनी खुशबू से डांप आया, इस यकीन के साथ कि तुम मेरी कैदी बन जाओ। मेरी कैद तुम्हें दुनिया की हर दूसरी कैद से निजात देगी फ्लोरेंस, ये जानते हुए कि इस इजहार के बाद वो माहिर शाह को इस साय को खुद पर ममनू कर देगी। वो बाजी खेल गया। आर्या की आंखों में नमी उतर आई, पूरे वजूद में सुकून ही सुकून उतर गया। वो किसी की इतनी खूबसूरत मोहब्बत भी होगी कब सोचा था? इस लम्हा माहिर शाह जहर लगने लगा। आई लव यू टू। प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ एग्जीक्यूशनर। अब मैं तुम्हारे सिवा किसी की नहीं हूँ, वादा करती हूँ। अब मैं तुमसे तब बात करना चाहूँगी जब माहिर शाह की अमान से निकल गई, ठीक है ना? इससे पहले मुझे कॉल मत करना। मुझे अमीन रहने देना, मुझे मुनाफिक ना बनने देना प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। खुशी के आंसू जब्त करती वो बिना जवाब सुने कॉल काट कर वहीं सर तकिए पर रखे मुस्कुराई, लेकिन किसी की तो दुनिया अंधेर हो गई थी। फ़ोन मैटर्स पर फेंके वो कमरे से आंधी बना निकला, खुद पर इख्तियार खो बैठा। आर्या तब सहम कर उठी जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और माहिर शाह बेखौफ व हतर दाखिल हुआ। तुम क्यों आए हो? दारिया डर कर बेड से सवालिया अंदाज में बवें उचकाते उतरी, लेकिन माहिर शाह की आंखों में गालब सरूर पर घबराई। मैं अपना हक लेने, बिना सोचे ही जुमला कहे कमरे में छा जाती मानी हेज चुप को तोड़ते वो 2 कदम करीब आया, जबकि मुकाबिल की बहरी की टोन दारिया का गला सुखा गई। वो पीछे को खिसकती ड्रेसिंग टेबल से जा लगी, आंखें चुराते सरसरी से अंदाज में सिचुएशन को काबू करना चाहा और फिर धूप निकले माहिर को देखने में नाराज़गी और गुस्सा मिला लिया। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। माहिर शाह देखो, मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से।
वो इन रंगबाज आंखों के बेतकल्लफ देखने से परेशान हुए। दारिया ने इसे मतानत से समझाना चाहा, लेकिन आवाज़ टूटी जबकि दारान को मजीद करीब रुकता देखे दारिया की जिस्म से जान से निकली। उसकी हद से ज़्यादा करीब आने पर दम साध कर रह गई। उसके बेलगाम हाथ दारिया के बाजुओं से मस होकर बरकी सा असर छोड़ रहे थे। ये गलत तो नहीं है, फिर तुम कैसे मुझे दुत्कारने की जुर्रत कर सकती हो? मेरा तुमसे अपना हक चाहना जायज़ है, तो फिर ये तकलीफ़ कैसी? दारिया, दिल चाह रहा है मेरा तुम्हें बहकाऊँ। ज़रूरत से बारी लहजे में बात मुकम्मल किए मज़ीद करीब आया, जैसे सांस में अगले पल सांस खींच लेगा। दारिया ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते इसे मज़ीद पास आने से तो रोका, पर इस लड़की के बाकायदा मुकाबिल की मौजूदगी पर हाथ कांप रहे थे। दारिया के लिए ये क़यामत हेज़ बेबसी थी कि ना उसे झटक पा रही थी, ना करीब आने दे सकती थी। दारिया की आंखों में दम तोड़ती शिकायत का असर ऐसा पुरतपश था कि दारान को अपने दिल तक उसकी हरारत लपकती महसूस हुई। दारिया ने महसूस किया दारान के जो हाथ उसकी बाजुओं को छू रहे थे अब धीरे से उसकी ज़ेरीं कमर की जानिब भटक कर दारिया को इसार बख्शने की कोशिश में है, लेकिन दारान ने वहाँ हाथों की गिरफ्त बेहद मुलायमत से भरपूर रखते उसकी कमर के नशेब व फराज को अब भी महसूस ना करना ही मुनासिब समझा। देखना चाहता हूँ तुम बह कर कैसी लगोगी। अजीब जुनून सा सवार हो गया है सर पर। मुझे पता है ये कैफियत लम्हाती है, पर इसे रद्द नहीं कर पा रहा। दारान का बहका हुआ ये रूप क़यामत था। वो जानती थी दो क़यामतें मिल गईं तो सब तबाह करेंगी। कमरे में उनकी होने के बावजूद तपश सी दोनों के गिर्द हायल थी। इर्द गिर्द से बेगानगी का दबाव बढ़ रहा था। वो कुछ बोल ही ना पाई। वो हर सिम से उसको घेर कर दुनिया जहाँ बुला चुका था और सितम के वो भूल जाना चाहती थी। माहिर शाह, हम दोनों रात गुजर जाने पर पछताएंगे, सो रोक लो खुद को प्लीज़। दारिया ने उसके कब्जे में आने से पहले एक आखिरी बार अपने बचाव की कोशिश में से खुद से परे धकेला तो वो कई कदम दूर होते लहराए संभला और फिर साथ ही शरद बार सा मुस्कुरा कर दारिया को जला कर रख गया। मजाक कर रहा था मैं तुमसे, तुम तो सच में सीरियस हो गई। दारिया को उसकी तंज पर आग लगी, लपक कर उसका गिरेबान दबोच गई। तुम और तुम्हारे ये गंदे मजाक, किस किस्म के फजूल आदमी हो? एक्टर मैं हूँ पर मुजाहिरे तुम कर रहे हो। माहिर शाह, मेरे सब्र से मत खेलो। मेरे बांध दबोच कर जितने गुस्से से कह सकती थी कह बैठी, लेकिन आवाज़ उसकी कुर्बत की हरारत के सबब खुद बहुत दबी, बस न चल रहा था। इस बौंड मजाक पर दारान को जान से मार डालती। खेलना पड़ा मुझे दारिया खान, क्योंकि ट्रेलर भी तो दिखाना था। मैं जब चाहे जिस लम्हे चाहे तुम्हें अपने बस में कर सकता हूँ। कैसे देख तो लिया होगा, सो जल्द अज जल्द मुझे सच्चाई बता दो, क्योंकि अगली बार अगर मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया ना तो वो मजाक भी हुआ तो सच में बदल जाएगा। सच बताओ, अपनी जान छुड़वाओ और चली जाओ अपने महबूब के पास। दैट्स इट। दारिया के तपे गाल को उंगली की पोर से सहलाने के बीच उसके होंठों के करीब सांस खारिज करते बहके मगर स्पॉट अंदाज में दारिया की हस्ती झंझोड़ते दूर हुआ, जो आंखें सख्ती से मेच कर खोलती से काट खाते तेवरों से देखने लगी। एक नंबर के खबीस हो तुम। मैं भी अगर सच बता गई तो दारिया नाम नहीं मेरा। तुम मुझे अपने बस में तब तक कर सकते हो जब तक मैं चाहूँ। यकीन नहीं आ रहा। ट्राई अगेन। बहुत हल्का ले लिया था इसने दारिया को। मैदान में अब वो उतरी, दोनों हाथ दारान के शानों पर रखे तो उसकी हरकत पर ठटका, होंठों पर रेंगती दिल जलाती मुस्कुराहट गायब हुई। लेकिन जब दारिया ने हाथ उसकी गर्दन की तरफ बंधे तब दारान ने इस बला से बचने को मजाहमत करनी चाहिए, मगर एक ही धक्का दिए दारिया से बटपट धकेल कर गिराती। इसके पहलू में गिरती सीने पर बेतकल्लफी से हावी हुई, बिना तकिए के गिर कर लेटे दारान से उठा ही ना गया, क्योंकि दारिया साहिबा किसी महफी शहर की तरह साया फगन थी। बहकाओ ना, अब सिट्टी क्यों गुम हो गई तुम्हारी माहिर शाह, चलो बहकाओ। मजीद इस पर झुकते उसकी गुस्सा दबाकर फैली आंखों में आंखें गाढ़े मुस्काई। फिदा तो तब हुई जब दारान ने अपना चेहरा उसकी रसाई से दूर किए मोड़ा। हटो पीछे दारिया। दारान ने फेरे चेहरे के संग ही आंखें बंद किए, जल्दी से कहकर उसके मोमी वजूद को उस पर से धकेलना चाहा, पर वो ताकत के मामले में आम लड़कियों से कहीं ज़्यादा मजबूत थी कि माहिर जैसे कसरती वजूद के मालिक, जिनको कुछ देर सही पर काबू कर सकती थी। क्यों हटूँ? अभी तो कोई बड़ा भाषण जा रहा था। मैं बहकी नहीं थी, मैंने तुम पर तरस खाया था। माहिर शाह समझे तुम। आज के बाद ऐसी जुर्रत मत करना, वरना ख्वाह मुझ पर हरासमेंट का तुम्हारी तरफ से केस पड़ जाएगा। और अब मैं अपने महबूब से फजूल मामलात के सबब दूर नहीं रहना चाहती। वो एक ही मज़ाहमत से दारिया का ये सारा भरम तोड़ सकता था। वो इससे कई गुना मजबूत था, लेकिन न जाने क्यों वो इससे यूं मजबूत बाही इतनी गई कि दारान ने कमज़ोर पड़ने और कमज़ोर दिखाई देने का फ़ैसला लिया। वैसे भी आज इजहार हुआ था तो इतना करीब से वो कुछ देर अपनी फ्लोरेंस को देखना जायज़ समझकर बेखुद हो रहा था। जो चमक दारिया की आंखों में इस लम्हा थी, इसके लिए वो जान भी दे सकता था। बस सच बीच की रुकावट थी अब। ओके नहीं करूँगा, छोड़ो मुझे। किस किस्म की लड़की हो दारिया, लीव मी। ड्रामाई मज़ाहमत करता वो मंझे अदाकारों को मात देता हुआ दिल ही दिल में ये लम्हे जी रहा था। वो हंगामा परवर सी लड़की यूँ बाएतमाद ही तो पसंद आई थी उसे। बेबी को धुत्ती हो रही है। आया बड़ा मुझे बहकाने वाला। अब निकलो और चलते बनो अपनी खुमारी और जुनूनियत की पंड उठाकर। खबरदार, जो मुझे मैली आंख से भी देखा आंखें फोड़ दूंगी।
मोहतरमा को तरस आ ही गया, तभी तो एहसान जताती हुई इस पर से उठी और दारान भी यूं आजिज़ व मिस्कीन बना जैसे वाकई बड़ा मजबूर हो, पर दिल तो कह कहे लगा रहा था। पलट कर दारिया को देखे जहरीली घूरी दी और अपनी शर्ट की सिलवटें ठीक करता फंकारता हुआ कमरे से निकल गया, जिसके जाते ही दारिया ने फौरी डर कर पीछे ही आए दरवाज़ा लॉक किया और गहरे सांस भरती दरवाजे में बैठती चली गई। सारी मजबूती नादीदा रेत बनकर हवा में मुअल्लक हुई। दिल चाहा आज भी वैसा ही चीखे, क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ अल्लाह? जब मुझे किसी से मोहब्बत करवा दी है तो आयशा के लिए नरम तो मत करें मेरा दिल, मर जाऊंगी, प्लीज़ रहम करें। उफ, मेरा दिल कितना तेज़ हो गया था इसे यूं देखकर। कोई शर्म खौफ कोई घबराहट कायम ही न रही ज़्यादा देर। मर जाओ दारिया शर्म से अब। उफ उफ दारिया, वो मुझ पर हर तरह बारी है, शुक्र है मेरा रौब काम आ गया। और ये जिम जा जाकर बनाई फिजिकल तवानाई, वरना आज कहर लग रहा था वो कमीना। उफ तारिया, क्या बके चाह रही हो? शावर ले लेती हूँ ताकि सुन दिमाग दुरुस्त हो। न जाने क्या हो गया था कि वो खुद ही को कोसती बड़बड़ाती उठकर वाशरूम में बंद हुई, जबकि दारान को आज हकीकत में बहुत खूबसूरत नींद आने वाली थी, नशात अंगेज सी। क्या किया है तुम दोनों उसके साथ कि वो इतना डर गई? समन ने एहतियात के संग आकिब की शर्ट उतार कर पहले तो उसका जख्म साफ किया और फिर अपनी तरफ से ड्रेसिंग भी की, जबकि रिजाल भी जो कुछ हुआ इससे थोड़ा फिक्रमंद था। आकिब की तो आंखें ही ठहरी हुई थीं। कसम उठवा लें माम, मैं जब आया तो ये दो चोर सिपाही खेल रहे थे, इसी ने कुछ किया है अन्नू के साथ, पूछें इससे। रिजाल का नागवार लहजा बर्दाश्त करते आकिब की आंखों में लहू उतर आया। ऊपर से समन ममानी की आस भरी खौफजदा नजरें से और ज़मीन में गाड़ गईं। आकिब, तुम ऐसे तो नहीं थे बच्चे, ये लफंगा तो है ही बदजात, पर तुम तो इस घर के मुहाफिज हो। क्या ये अनीब के इनकार का गुस्सा था जो तुम इस पर निकालने वाले थे? बताओ ना बच्चे। समन क्या पूछ रही हैं? आकिब को कुछ सुनाई देता तो वो जवाब देता, इसे तो अपना जिस्म सुन महसूस हो रहा था। क्या समन इसे हवस का मारा समझ रही थी? लम्हे में आकिब का सर फटने लगा। हाँ वाह रब्बा, क्या माँ दी है, मरो सब के सब। जाल ने जब समन के मुंह से का बात सुने तो अपनी ज़िंदगी को कोसता लंबे लंबे टग बढ़ता वहाँ से चला गया, लेकिन समन हनूज आकिब से जवाब की तलबगार थी। उनके हाथ के जख्म से परे किए वो बिना कुछ कहे उठा और शर्ट काउच से उठाते इससे पहले जाता आगे आगे खड़ी मारिया साहिबा को देखे रुका। नानी जान की आंखों में जो शिकवा और गुस्सा था वो आकिब को ज़मीन में रहा सहा भी गाड़ गया, और फिर बिना कुछ सोचे खींच कर नानी ने इसे थप्पड़ मारा। इसे अब भी कुछ न हुआ, बस आंखों में तीरगी चली आई। नाग बाप के सपोले, इसलिए तुझे अपने सीने से लगाकर पाला कि तुम मुझे ये दिन दिखाए। अपनी माँ पर तो ज़रा नहीं गया बदबख्त। मुझे लगा था मैं तुझे इस जासम मुहान जैसे जानवर से छीन कर अपने पास लाऊंगी तो तू उसके गंदे खून के असर से बच जाएगा, पर मैं गलत थी। सांप को जितने प्यार से पाल लो वो सबसे पहले इसी पालने वाले को डसता है। अनीब कुछ नहीं बता रही, लेकिन अगर वही हुआ ना जो हालात बता रहे हैं, मैं मरते दम तक तुझे अपनी शक्ल नहीं देखने दूंगी, जिससे उम्मीद थी कि बिना सफाई दिए यकीन का लम्स बख्शेंगी। इसी हस्ती ने आकी मुहान को एक महज शक के सबब आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। शायद वो भी अपनी जगह दुरुस्त थी और सितम के आकिब कुछ बोल भी ना रहा था। मेरे अंदर गर्दिश करते जासिम मुहान के गंदे खून के बावजूद अपनी तरबियत पर थोड़ा भरोसा कर लेती नानी जान। अब इसी फसादन को लाटा रखिएगा। मर गया आकिब मुहान आपके लिए, बल्कि आप सबके लिए। तो किस्मत ने तय कर दी थी आकिब की आजमाइश। वो समन और मारिया का दिल हाकस्तर करता बिजली की लहर बना बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। यहाँ वो बाहर निकला, वहीं अनीब कमरे से निकलती हुआनक दादो और ताई जान तक पहुँची। अनु, तुम ठीक हो? बताओ क्या किया आकिब ने तुम्हारे साथ? मारिया का तो दिल कई टुकड़े हो गया। वो अपने हाथ को वो नफरत से देख कर वहीं काउच पर लुढ़क कर बैठी। समन ने अनीब की तरफ लपक कर उसका चेहरा हाथों में भरा। कुछ भी नहीं किया, उल्टा मैंने जख्मी किया उसे। कहाँ है वो दादो? समन के चेहरे का रंग उड़ा, वहीं से इंकशाफ पर मारिया चुकताई अपने हाथों और जुबान से सरजद ज्यादती पर सिसक पड़ी। अनीब फौरन से पहले दादो तक पहुंची। ये क्या कर दिया मैंने? ओ मेरे अल्लाह! मारिया की आहें अनीब और समन की आंखों में भी नमी ले आई। अनीब समन ताई जान को दादो का ख्याल रखने का कहती पीछे ही बाहर लपकी। आकिब की गाड़ी पोर्च में ना थी। अनीम ने भी गाड़ी निकाली और पीछे ही निकली। उसके फ़ोन पर कॉल्स की, लेकिन पहली कॉल जाते ही वो फ़ोन स्विच ऑफ कर चुका था। सब मुझे अगर इतना गिरा समझ ही चुके हैं तो अब मैं भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चलूँगा। अनीब जहांगीर, तुम इस फसाद का हिसाब दोगी। तुम चुकाओगी मुझे पहुँचती इस तकलीफ़ का बदला। गुन्नी मीसनी बोली नहीं, क्यों बोलती? मुझे तकलीफ़ पहुँचाकर बदला ले लिया तुमने, मनहूस औरत। अब तुम देखना आकिब का इंतकाम। इस वक्त आकिब का बस न चल रहा था, खुद को आग में झोंक लेता या पूरी दुनिया जलाकर खाकस्तर कर देता। जबकि अनीब पागलों की तरह इसे ढूंढती रही और मायूस वापस पैलेस लौटी तो उसकी नाउम्मीदी ने समन और मारिया साहिबा के दिलों पर कयामत डा दी।
یہ گھر واقعی منحوس تھا۔ جنیب کو اس کا یقین ہو گیا تھا، اس گھر کے در و دیوار ماتمی تھے، تبھی تو یہاں پھیلا دکھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک نئی خوبصورت صبح زمین ذاتوں پر اتری اور خیر سے آج شان بان کے سنگ حمین چوہان مایا کو لینے آنے والے تھے۔ سحر ہوتے ہی شاہ حویلی میں خفیف سی ہلچل برپا تھی، جبکہ مایا نے بھی نماز فجر ادا کی اور ساری سچائیاں بتانے کی نیت سے داران کے کمرے کی طرف ہی جانے کو نکلی، جب عزیز جان کو کمرے میں آتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر مایا نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد وہ دو آمنے سامنے براجمان تھیں۔ مایا کی آنکھوں میں نمی تھی اور عزیز جان کی آنکھوں میں غصہ۔ دارم کی زندگی کومل کے عشق نے تباہ کر دی مایا۔ وہ تو اس کا جنون تھی، لیکن اس کی اصل محبت تو تم تھی۔ بدقسمت تو میری اولاد تھی کہ پہلے عمر سے بہت بڑی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا اور پھر عمر سے بہت چھوٹی کے۔ اس نے میرے سامنے تڑپ تڑپ کر تمہیں مانگا کہ بس مایا ہی ہے اب جو مجھے کومل کا دکھ بلا سکتی ہے۔ میں ماں تھی مایا، ماں بھی وہ جو بڑا تڑپی ہوئی تھی۔ میں نے تم سے دارم کی خوشی مانگی تھی لیکن تم نے نہیں دی۔ وہ سب یاد کرنا مایا کے لیے اذیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں کسی کا غم دور کرنے یا دل بہلانے کے لیے نہیں بنی تھی عزیز جان۔ افسوس کہ آپ نے مجھے بیٹی کی طرح تو دور انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ جب مجھے بے ہوش کر کے دارم شاہ کو اپنے فارم ہاؤس لے جانے کی اجازت دی تھی، آپ کا یہی گناہ سب پر باری ہے۔ مایا کی آنکھیں چھلکیں تو وہ اندر کا غبار نکالتی چیخ پڑی۔ عزیزے کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ لیکن اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا تھا، بس تمہاری شادی کے لیے منانا تھا، سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ تمہیں رانی بنا کر رکھے گا، لیکن تم نے ضد کی، تبھی وہ بھی ضد پر اترا اور تمہیں تکلیف دے گیا۔ عزیزے کی آخر تک جھکی نظروں کو مایا نے نفرت سے دیکھا۔ اس کے بعد کچھ غلط کرنا باقی تھا۔ جنون جب اختیار میں نہ رہے تو انسان کو یا فرشتہ سے بنا دیتا ہے یا جانور۔ وہ نہ مرتے تو جانور بن جاتے۔ آپ نے داران کو مارنے کی دھمکی دی، بس تبھی میں چپ رہی عزیزے، ورنہ آج بھی اگر یہ سچ سب کو بتا دوں کہ دارم شاہ نے مجھ سے زیادتی کی کوشش کی اور مجھے ان تک 2 سال پہلے اس رات آپ نے پہنچایا تو قیامت آ جائے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر بر وقت وہ مددگار نہ آتا تو میں تو ختم ہو جاتی، دارم شاہ کی جنون کی بین چڑھ جاتی۔ آپ نے مجھے بڑا ستایا تھا تو میں نے بھی 2 سال پہلے قسم کھائی تھی کہ اس آدمی کا نام سامنے نہیں آنے دوں گی جس نے دارم شاہ کو انجام تک پہنچایا۔ اب آپ کس لیے گڑھے مردے اکھاڑ رہی ہیں؟ جب سودا برابری کا ہوا تھا بولیں۔ مایا کی نفرت عزیزے کے اندر بھی آگ لگا گئی۔ تمہیں پھر سے دھمکانے آئی ہوں۔ اگر تم نے دارم اور میرے بارے میں یہ سب داران کو بتانے کی کوشش کی تو اب میں تمہارے حمین کو مروا دوں گی۔ یہی نہیں، اب تمہیں اس مردود کا نام بھی بتانا ہوگا جس نے میرے دارم کو مارا۔ عزیزے نے جیسے اٹھ کر مایا کی گردن دبوچی۔ مایا کی سانسیں تھمنے پر آنکھیں سرخ ہو گئیں کہ کس قسم کی شفافیت ہے یہ؟ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے کیا؟ اسی پر شکر کریں کہ دارم شاہ کو کم از کم باعزت موت ملی، ورنہ میرے پاس انہیں موت کے بعد بھی رسوا و ذلیل کرنے کا اختیار ہے۔ نام تو مر کر بھی نہیں بتاؤں گی اس محسن کا، اور اگر آپ نے حمین کے ساتھ کچھ کیا تو میری شفافیت دیکھنے کی ہمت خود میں پیدا کر لیجیے گا۔ آپ کا لاڈلا بیٹا دارم ایک سائیکو تھا، ایک پاگل۔ کومل کی لاحصل عشق نے درندہ بنایا۔ مان لیں یہ بات نہ مرتا تو زانی یا قاتل بن کر آپ کے منہ پر کالک مل چکا ہوتا۔ تو احسان مند ہو اس شخص کی جس نے اسے گناہ سے بچا کر موت دے دی۔ اس بیچارے کہ تو شاید دارم سے اپنے حساب تھے۔ پوری ہمت سے وہ اپنی گردن عزیزے سے چھڑوا گئی جن کی چلتی کائنات آج مایا نے روک دی تھی۔ میرا بیٹا پاگل نہیں تھا پاگل، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں ضرور پاگل بن کر دکھاؤں گی۔ ڈھونڈ کر رہوں گی اس قاتل کو اور اس کی نسل تک اجاڑ دوں گی۔ امین کی تمہارے سر پر چھاؤں ہے ابھی، لیکن اگر تم نے یہ سب سچائیاں کسی کو بتانے کی کوشش کی تو سب کو ماروں گی۔ تمہیں بھی مایا ذہن نشین کر لو۔ ایک بار پھر مایا کی گردن دبوچ کر دھمکاتی عزیزے بے رحمی سے اسے دھکیلتی کمرے سے نکل گئیں، جبکہ مایا نے درد کرتی گردن سہلاتے وہیں روتے ہوئے میٹرز کا سہارا لیا اور بیٹھی۔ زیادہ نہ سہی، مجھے کچھ لمحے سکون تو دے سکتی ہو، مجھے اس عورت کا غم تو بھلا سکتی ہو، پلیز رحم کھا لو۔ میں اس سے پہلے کچھ غلط کر بیٹھوں، مجھے حق دے دو خود پر پلیز۔ سماعت میں دارم کی موت سے چند لمحے پہلے کی گئی گزارش ابھری جس پر مایا کا وجود کپ کپ آ گیا۔ وہ فارم ہاؤس سے بھاگ کر لان میں آئی، لیکن دارم نے اسے دبوچ کر پکڑے روکا اور اپنی سند کھینچا۔ وہ سچ میں آخری وقت تک ایک مکمل حیوان بن چکا تھا۔ دور ہٹے دارم بھائی، ہوش میں آئیں، اپنی سسکیاں کرلاتی ہوئی سنائی دی۔ مایا نے دارم شاہ کی حیوانی گرفت میں مچلتے روتے ہوئے التجائیں کی۔ بکواس بند، بھائی نہیں ہو تمہارا، جان ہو تم میری، تمہاری جوانی صرف میری ہے کیونکہ بہت انتظار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نکاح پر نہیں مان رہی تو میں تمہیں اپنی محبت ویسے بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہو گی۔ مایا نے اپنے کانوں پر سسکتے ہوئے ہاتھ جمائے، وہ سب آج بھی اس کے جسم میں کپکپاہٹ لے آتا۔ مجھے چھوڑ دیں دارم بھائی، خدا کے لیے رحم کھائیں، مجھے آپ نہیں پسند، مجھے خوف آتا ہے آپ سے، پلیز چھوڑ دیں، مجھے مت چھوئیں ایسے، داران جان لے لے گا، ہٹے نا، آپ کو اللہ کا واسطہ۔
مایا نے بہت منتیں کی پر دارم پر شیطان سوار تھا جو اسے درندہ بنا چکا تھا۔ ایک جنون نے اس شخص کو اس مقام پر لایا کہ اسے گناہ و ثواب کی تمیز ہی نہیں رہی۔ مایا کو آج بھی جب وہ سب یاد آیا تو اسے اپنے جسم سے کراہت محسوس ہونے لگی، جسے روندا نہ صحیح روندنے کی ہی کوشش کی گئی۔ بس مایا، ایک لفظ بھی نہیں، اب تم نے میری برداشت ختم کر دی۔ میں سب جائز چاہتا تھا لیکن تم مجھے جانور بننے پر اکسا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آج میری تم سے محبت کا ہر کوئی گواہ ہوگا، دارم نے بہکے انداز میں کہا، لیکن کسی للکار پر مایا کی سسکیاں تھمی تھیں اور دارم کی وحشت کو لگام ملا۔ گھٹیا، مردود، بے غیرت، اپنے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ زمل کو دیکھتے ہی دارم کے اندر شعلے جلے، اپنی گھن زمل سے پہلے اس پر تانی۔ تجھ سے تو پھر بھی اچھا ہوں، تو نے تو عزت نیلام کر دی تھی ذلیل، اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار کر میری کومل چھین لی، اب کیا مایا کو چھینے کا؟ آج تجھے بھی مار دوں گا۔ دارم سے اس وقت زمل جیسے وحشی تک کو گن آئی۔ یہ سچ میں تماچا تھا جس کی تکلیف زمل سے زیادہ اس دن داریہ کو ہی تھی۔ اور پھر مایا کو وہ ہولناک سی قیامت یاد آئی۔ جاری ہے، کیسی لگی ہاس الحاس کی یہ جو داریہ والا ہے نا لاسٹ پہ، یہ اب کل کھلے گا۔ داران سے ہی مزے سے کہہ رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ کس سے پنگا لے رہا۔ سچائی بظاہر تو کل کی قسط میں کھل جائے گی، مینز منڈے والی، لیکن ابھی بھی سب کلیئر نہیں ہوگا۔ دارم کی موت کیسے ہوئی اور اس کا قتل کس نے کیا، یہ ابھی بھی ایک سسپینس رہے گا، یعنی بالکل کلیئر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بے فکر رہیں آپ لوگ، اس کے باوجود بہت انجوائے کریں گے۔ بیسٹ سین کون سا لگا؟ عاقب کے برے دن بھی شروع، تو بھئی چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو اگر اچھا رسپانس آیا تو میں سنڈے کا سرپرائز دینے کی کوشش کروں گی، ادروائز پھر ہم ملتے ہیں منڈے کو۔ تو اپنا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں 28 اس سے بھی اسپیشل حمین اور مایا اسپیشل اور شادی اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔